Hello students, today we are going to study the second segment of the chapter French Revolution, and in this part we are going to understand the outbreak of revolution, यानी क्रांति का घटित होना, प्रस्फुटित होना। लुईस 16 had to increase taxes. लुईस 16 को टैक्स इंक्रीज करने की आवश्यकता थी, उसने टैक्स को बढ़ा दिया। लेकिन लुईस 16 के द्वारा या ओल्ड रिजीम में फ्रांस में किसी भी शासक के द्वारा खुद से टैक्स इंपोज करना ये अलाउ नहीं था। टैक्स को बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता था, और वो नियम क्या था? तो वो था स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाना। ये स्टेट्स जनरल की मीटिंग क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस में 3 स्टेट हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी थे, और थर्ड स्टेट जिसमें बाकी सभी थे। तो ये तीनों ही स्टेट के लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, और फिर उनके द्वारा यह निर्णय होता था कि टैक्स को बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। फर्स्ट टाइम फ्रांस में स्टेट्स जनरल की मीटिंग आपको 1614 में हुआ था। उसके बाद से ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको हम लोग देख लेते हैं। 1774 लुईस 16 फ्रांस का किंग बनता है, एंड जैसे वो किंग बनता है उसके पास एक बड़ी समस्या होती है कि वो ट्रेजरी को खाली पाता है, उसके पास धन की कमी हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि राज्य कार्य को चलाने के लिए काफ़ी अधिक धन की आवश्यकता होती है। फिर है 1789 स्टेट्स जनरल के लोग खुद को थर्ड स्टेट डिक्लेयर कर लिया और नेशनल असेंबली का गठन किया, और इस तरीके से उन लोगों ने कसम खाई थी कि हम राजा की शक्तियों को कम करके ही रहेंगे। इसी वर्ष में देहात क्षेत्रों में, कंट्री साइड में भी विरोध शुरू हो गए थे। 1791 ये वो साल था जब फ्रांस में किंग के पावर को लिमिट करने के लिए और लोगों को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने के लिए नए संविधान लागू किया गया था। 1792-93 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, यहाँ पर फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। आप जानते हैं रिपब्लिक एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, और एक सबसे बड़ी घटना इस समय होती है, लुईस 16 किंग को बीहेड कर दिया जाता है, यानी गर्दन काट करके इसे मौत की सजा दी जाती है। और फिर यहाँ पर जैकोबिन गवर्नमेंट बनती है, जो 1 साल के बाद जैकोबिन गवर्नमेंट भी यहाँ पर ओवरथ्रो हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी रूल एस्टैब्लिश होता है। 1804 1804 का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की सत्ता स्थापित होती है। नेपोलियन ने बहुत सारे नए नए मेजर्स लिए थे, इसको आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1815 में नेपोलियन हार जाता है, वाटरलू की लड़ाई होती है। On 15th May 1789, Louis XVI called together an assembly of States General। तो आखिरकार ये 5 मई 1785 को लुईस 16 ने डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट्स जनरल की मीटिंग होगी। स्टेट्स जनरल की मीटिंग इस दिन बुलाई जाती है। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 called together an assembly of states general। लुईस 16 आखिरकार स्टेट्स जनरल की
मीटिंग बुलाता है। मीटिंग को हेल्ड करने के लिए एक स्प्लेंडेंट हॉल यानी बहुत ही भव्य हॉल को सजाया जाता है। यह हॉल कहाँ पे है? तो ये वर्साइल्स में है। तो वर्साइल्स में स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है। तीनों ही स्टेट्स के लोग अपने अपने डेलीगेट्स, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट दोनों ही स्टेट की तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और थर्ड स्टेट, चूंकि थर्ड स्टेट में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो थर्ड स्टेट 600 मेंबर को इस मीटिंग के लिए भेजता है और इस तरीके से ये मीटिंग की शुरुआत होती है। लेकिन इस हॉल की जो व्यवस्था थी वो थर्ड स्टेट के लोगों के पक्ष में नहीं थी। द सीटिंग अरेंजमेंट जो वहाँ पे किया गया था वो पूरी तरह से फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पक्ष में ही हुआ करता था। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट ये एक दूसरे को फेस करके बैठा दिए गए और थर्ड स्टेट के लोगों को पीछे खड़ा रहना पड़ता था। और इस मीटिंग में जो गरीब लोग थे उन लोगों को ये इसमें आना अलाउ नहीं था, महिलाओं का आना अलाउ नहीं था, पीजेंट्स आर्टिजन्स ये इनका यहाँ पे आना अलाउ नहीं था। तो जो लोग थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पहुंचे थे उन लोगों ने 40,000 लेटर्स ले करके जो गरीबों ने लिख करके दिए थे ताकि वो स्टेट जनरल की मीटिंग में डिस्कस कर सकें, ले करके यहाँ पे आए थे ताकि इन समस्याओं पर डिस्कशन हो सके। इन स्टेट्स जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote। जो पहले वोटिंग की जो परंपरा थी उसमें परंपरा ये थी कि एक स्टेट एक वोट ही देगा, यानी कुल 3 स्टेट्स थे तो 3 वोट ही ये दे सकते थे और इस 3 में 2 वोट जिसके पक्ष में जाती वो जीत जाता और उसके डिसीजन ही मान्य होते। थर्ड स्टेट के लोगों को ये पता था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग किसी भी कंडीशन में टैक्स को नहीं बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहेंगे क्योंकि टैक्स बढ़ाने से उन्हें फायदे थे। थर्ड स्टेट के लोगों ने इस सिस्टम का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। उन्होंने डिमांड किया कि हर एक व्यक्ति एक वोट देगा और इस तरह से बहुमत जिसके पक्ष में जाएगा उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन लुईस 16 इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है। जिसके बाद थर्ड स्टेट के लोग वर्साइल्स के इस पैलेस से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो एक टेनिस कोर्ट में जाकर के असेंबल होते हैं जहां पर वो एक संविधान लिखने की डिसीजन ली जाती है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट्स कंसीडर देमसेल्व्स एज द स्पोक्समैन फॉर होल फ्रेंच नेशन। यानी थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे अपने आप को पूरे फ्रांस के राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते थे, स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता मानते थे। वे काफी पढ़े लिखे थे, उनमें बहुत सारे लॉयर्स भी थे जो कानून के भी अच्छे खासे जानकार थे। तो ऑन 20 जनवरी दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट। 20 जून को वो टेनिस कोर्ट में असेंबल होते हैं, जमा होते हैं और वे अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। वहाँ पर वे शपथ लेते हैं कि जब तक कि वो राजा की ताकत को नियंत्रित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग नहीं कर लेंगे तब तक इस असेंबली को वो डिसपर्स नहीं करेंगे, तब तक ये असेंबली चलती रहेगी। और इस तरीके से ये लोग कसम खाते हैं कि ये मोनार्क की पावर्स को लिमिट कर देंगे। They were led by Mirabeau and अब्बे सीए। इनके साथ कुछ क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग भी थे, जैसे अब्बेसियस और मिराबियो। ये 2 लोग थे। मिराबियो
मिराब्यू वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली। मिराब्यू नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। एंड ही वॉज कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड हो चुका था कि थर्ड स्टेट के लोगों के साथ गलत हो रहा है। वो प्रिविलेज्ड वाले सोसाइटी पर विश्वास नहीं करता था। तो ही बॉट आउट जर्नल एंड delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. वो एक पत्रिका भी छापता था और लोगों के बीच वो पावरफुल स्पीचेज भी दिया करता था और लोगों को कन्विंस करता था, लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि जो कुछ भी थर्ड स्टेट के साथ होता है वो ठीक नहीं है। उसने एक पैम्पलेट भी पब्लिश किया था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट क्या है। यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये टेनिस कोर्ट का तस्वीर है जहाँ पर लोगों ने ओथ लिया था, जहाँ पर लोगों ने कसम खाई थी कि राजा की ताकत को कम करने के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान की ड्राफ्टिंग वो करेंगे। नेशनल असेंबली वाज बिजी at Versailles in drafting constitution. The rest of France was in turmoil. फ्रांस का जो बाकी हिस्सा था वो पूरी तरह से टर्मोइल की स्थिति में था। इसके पीछे कुछ कारण थे। Severe winter had meant a bad harvest. फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने की वजह से प्राइस ऑफ ब्रेड काफ़ी अधिक बढ़ गए थे। एंड बेकर्स वर डूइंग एक्सप्लॉइटेशन। इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे जो बेकरी वाले थे। वे अनाज की होर्डिंग कर रहे थे ताकि जब कीमत बढ़े तब इस अनाज को वो सेल कर सकें। After spending hours in long queues at the bakery, they had a bakery crowd of angry women stormed into the shops. लंबे समय तक बेकरी में के सामने खड़े होने के बाद भी जब महिलाओं को रोटी नहीं मिलती थी तो वो नाराज होकर के और बेकरी पर उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया। On 14 July, agitated crowd stormed and destroyed Bastille. फिर आपने 14 जुलाई 1789 की घटना के बारे में तो पढ़ा ही है, कैसे लोगों ने बास्तिल के फोर्ट को तोड़ दिया था। यहाँ जो मैप आप देख रहे हैं, यह मैप द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, यानी लोगों में जो डर पैदा हो गया था, वो किस किस एरिया में लोगों में भय व्याप्त था, उसे यह मैप शो करता है। द मैप शोज हाउ बैंड्स ऑफ पीजेंट्स स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये दिखा रहा है कि लठैत कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे और फिर बास्तिल के फोर्ट पर उन लोगों ने हमला किया था। In the countryside, rumor spread from village to village that the lords of manor had hired bands of brigade who were on their way to destroy the crops. एक अफवाह फैल गई कि शासक ने लठैतों का एक ग्रुप बना रखा है और ये चारों तरफ घूम घूम करके फसलों को तबाह कर देगा और लोगों पर अटैक करेगा। Caught in the frenzy of fear, peasants in several districts seized hoe and pitchfork and attacked chittocks. और इसी डर की वजह से हर क्षेत्रों में किसान या दूसरे जो कारीगर थे, उन लोगों जिनको जो मिला, जैसे कुदाल किसी को मिला, फावड़ा मिला, उसी को ले करके और उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लीड, बड़ी संख्या में नोबल्स थे, उन्हें भागना पड़ा और भाग करके अपने घर में घुस गए। बहुत सारे लोगों ने तो अपने घर को ही त्याग दिया और किसी नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। Faced with the power of these revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly.
अब लुईस 16 डर करके नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देता है और उनके द्वारा बनाए गए संविधान को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास्ड डिक्री। असेंबली एक रूल पास करती है, एक डिक्री पास करती है जिसके तहत ये फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है। Members of the clergy too were forced to give up their privileges. क्लर्जी को भी अपने प्रिविलेज का त्याग करना पड़ता है। Tithes were abolished. टाइथ को खत्म कर दिया जाता है एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्चेज वर कन्फिस्केटेड। चर्च के द्वारा जो जमीन होती है उसको छीन लिया जाता है एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट अक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 2 बिलियन लिब्रे और इस तरह से गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रे का इनकम प्राप्त हो जाता है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है 2.1 फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।